हेलो दोस्तों, मैं अली सर आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल अली सर क्लासेस 07 में आपके एक बेहतरीन वीडियो के साथ आया हूँ। ये भारतीय संविधान की एक मैराथन क्लास होगी जो पॉलिटी के अंतर्गत मैराथन क्लास है। ये पॉलिटी की मैराथन क्लास है जिसमें हम देखेंगे पूरी कैबिनेट जो भी कैबिनेट मिशन आया था भारत में 1946 में, तो उसके बारे में देख रहे हैं। और उसके बाद हम पूरी संविधान, इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद, भाग संविधान के, अनुसूचियाँ और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए थे वो देखेंगे, और जो महत्वपूर्ण भाग थे संविधान के उन्हें देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था भारत में। ये क्वेश्चन बनता है, कैबिनेट मिशन प्लान भारत में कब आया था? 1946 में आया था, जिसके सदस्य थे अलेक्जेंडर क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस। इलेक्शन कराए गए, चलिए दोस्तों, इनके द्वारा इलेक्शन कराए गए 1 जुलाई 1946 में। फर्स्ट इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, प्रथम निर्वाचन हुआ। टोटल मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 389 थे। 292 ब्रिटिश प्रोविंस के थे। 292 ब्रिटिश प्रोविंस मतलब जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट्स रूल किया करते थे, जहाँ पे ब्रिटिश लोग थे वो शासन किया करते थे। 292 प्रांतों में भारत के, और 93 में इंडियन प्रोविंस थे जो भारतीय प्रांत थे जिनमें भारतीय शासन करते थे, और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी थे। ये 1946 के समय की बात है। 389 में 292 ब्रिटिश प्रोविंस, 93 इंडियन प्रोविंस, 4 ब्रिटिश कमिश्नरी थी। चलिए देखते हैं आगे। इलेक्शन हुए 296 सीट में। 389 में 296, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रोविंस और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी थी। जो इंडियन प्रोविंस थे वो 93, उन पे जो उसके सदस्य को मनोनीत किया गया, वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए। 296 सीट में इलेक्शन कराए गए, तो 208 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीती। मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीती और 15 अन्य जीती। और इस समय वायसराय था, 1940 के समय जब इलेक्शन हुए तो उस समय वायसराय था लॉर्ड वेवेल। तो लॉर्ड वेवेल ने आमंत्रित किया, इनवाइट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को कि वो सरकार बनाए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी थी, 208 सीट जीती थी, इसलिए उसको आमंत्रित किया कि सहाय और सरकार बनाए। भारत की प्रथम अंतरिम सरकार, फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट 2 सितंबर 1946 को बनी। 2 सितंबर 1946 को फर्स्ट गवर्नमेंट बनी। जब गवर्नमेंट बन गई तब फिर यहाँ पे प्रथम बैठक हुई, फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? यह तारीख पूछ ली जाती है। तो 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। और ये इसका निर्वाचन कैसे हुआ था? मतलब सबसे ज़्यादा उम्र संविधान सभा में जिसकी होगी वही अध्यक्ष होगा, बाई फ्रेंच मॉडल के माध्यम से। बाई फ्रेंच मॉडल से जिसकी भी संविधान सभा में उम्र ज़्यादा होगी वही अध्यक्ष होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसलिए अध्यक्ष हुए। दूसरी बैठक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमेन संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसमें उपाध्यक्ष डॉक्टर हरीश चंद्र मुखर्जी हुए, और वैधानिक सलाहकार बी एन राव, और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष डॉक्टर हरीश चंद्र मुखर्जी। और फिर संविधान सभा की तीसरी बैठक 2 दिन बाद 11 दिसंबर के बाद, पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर, तीसरी बैठक 13 दिसंबर। तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन, उद्देशिका पारित की। ये उद्देशिका बाद में ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी, जिसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो इसमें संविधान सभा की 3 बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 इसमें अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका पारित की, जिसमें उद्देशिका लाए, और उस ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन को बाद में संविधान सभा में प्रस्तावना बनी है।
जिसे बाद में आत्मा संविधान की आत्मा कहा जाता है। सॉरी फॉर दैट। चलिए आगे देखते हैं। अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल क्या था? जो अंतरिम सरकार बनी थी जिसमें पंडित जवाहरलाल को प्रधानमंत्री बनाया गया और विदेश मंत्री, भारत का प्रथम विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, एजुकेशन मिनिस्टर श्री गोपालाचार्य एजुकेशन मिनिस्टर थे। चलिए आगे देखते हैं। फूड एवं एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी हमने पढ़ा पीएम और विदेश मंत्री, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएम और विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री थे प्रथम, और प्रथम गृह मंत्री और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो विदेश मंत्री थे श्री गोपालाचार्य, नहीं, जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री तो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, एजुकेशन मिनिस्टर श्री गोपालाचार्य थे। फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। वित्त मंत्री लियाकत अली। हेल्थ मिनिस्टर गजनफर अली खान। और कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल, कानून मंत्री मंडल साहब थे। लेबर या श्रम बाबू जगजीवन राम। रेलवे अरुणा आसफ अली। माइंस एंड पोर्ट एस.सी. बाबा, जो वैज्ञानिक थे। माइंस एंड पोर्ट्स के मिनिस्टर कौन थे? एस.सी. बाबा। इंडस्ट्री मिनिस्टर थे जॉन मथाई, जो कि महाराष्ट्र से थे। बीस फरवरी 1947 को ब्रिटेन के पीएम थे क्लेमेंट एटली। उन्होंने घोषणा करी कि हम भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की कि हम भारत को 30 जून 1948 तक या उससे पहले हम भारत को आज़ाद कर देंगे। मार्च 1947 को लास्ट वायसराय थे जो लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के लास्ट या अंतिम वायसराय थे। ये क्वेश्चन पूछ लिया था, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, आपको कैसा वीडियो लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया, और जो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। इसने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने 2 प्लान भेजे थे, सेंट टू प्लान, जिसमें एक प्लान था माउंटबेटन प्लान वो प्लान था जिसके तहत भारत के जो डिवीज़न हुआ था, डिवीज़न ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जो भारत का डिवीज़न हुआ था, एक पूर्वी पाकिस्तान बना था जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं, और एक पश्चिमी पाकिस्तान जिसे पाकिस्तान कहते हैं। इनका डिवीज़न हुआ था माउंटबेटन प्लान के माध्यम से। और जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसका डिवीज़न डिकी बर्ड प्लान के माध्यम से हुआ था। डिकी बर्ड प्लान के माध्यम से डिवीज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हुआ था। 389 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जिसमें इंडिया में 299 मेंबर रहे। संविधान सभा के 299 सदस्य इंडिया में रहे, 90 सदस्य पाकिस्तान चले गए। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। पाकिस्तान संविधान सभा के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। संविधान सभा की अगली बैठक 29 अगस्त 1947 को हुई, जिसमें एक कमेटी गठित की गई, ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप कमेटी, जिसमें 7 मेंबर थे। चेयरमैन या अध्यक्ष ड्राफ्टिंग कमेटी का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। प्रारूप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यह संविधान सभा के जो संविधान निर्माण की जो समिति थी, वो कौन सी समिति थी? तो वो प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसमें 7 सदस्य थे और 6 अदर सदस्य। देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेते हैं। डीपी खेतान, जिनकी मृत्यु हो गई थी संविधान निर्माण के समय, उसके दौरान, उसके बाद इनकी जगह रिप्लेस हुए थे टीटी कृष्णम्माचारी और बीएल मित्तर, जिनकी भी मृत्यु हो गई थी, इनकी जगह रिप्लेस किया था माधव राव ने। फिर उसके बाद
के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। संविधान निर्माण में लगा समय, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, जो आपको भी पता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान निर्माण में लगा समय, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितने सत्र सेशन ये कितने दिनों में बना? कितने शस्त्र ये हुए, जिसमें कितने शस्त्र या सेशंस हुए? 166 डेज मतलब कार्य हुआ, या सत्र चले, या सेशन हुए, या 166 डेज में सत्र हुए। खर्च 64 लाख रुपए, 70 देशों के संविधान पढ़े गए। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, 26 नवंबर 1949, जिसमें हम आज संविधान दिवस मनाते हैं, इस दिन संविधान को स्वीकार किया गया और निर्माण पूरा हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया गया भारत सरकार द्वारा और निर्माण पूरा हुआ, इसीलिए इसी दिन संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है, 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस, क्योंकि हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे संविधान लागू हुआ था, इसीलिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता था। इसलिए संविधान को भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करा दिया देश में। इसलिए लागू किया गया क्योंकि हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाती थी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि ये प्रस्तावना किस किस देश से ली गई है। पूछ लिया जाता है प्रस्तावना किस देश से ली गई है, तो ऑप्शन दे दिया जाता है USA, ब्रिटेन, चाइना, रूस। तो इसमें हमें बताना होता है कि कहाँ से लिया गया है। चलिए देखते हैं। हमने रूस से क्या क्या लिया है? प्रस्तावना ली, मौलिक अधिकार लिया, संघ सूची, राजसूची, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का निर्वाचन, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। एक बार फिर से देख लेते हैं। अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिया प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, संघ सूची, राजसूची, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। ब्रिटेन से हमने नागरिकता, संसदीय प्रणाली जो कि 2 सदनीय प्रणाली है, कानून का शासन। ठीक है, अगला देखते हैं। आयरलैंड से हमने DPSP, नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति निर्वाचन की संधि, पुरस्कार और सम्मान। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का निर्वाचन हमने अमेरिका से लिया था, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन की संधि हमने आयरलैंड से ली थी। चलिए आगे देखते हैं। जर्मनी से हमने आपातकाल लिया था। रूस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए थे? मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए थे, मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए थे। राज्यपाल का पद हमने रूस से लिया था। दक्षिण अफ्रीका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया था? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया थी, जो प्रावधान थे, वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिए, अनुच्छेद 368 के तहत। इसका उल्लेख किया गया संविधान में अनुच्छेद 368 में उल्लेख किया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया या प्रावधान का, जो कि हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया था। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया था प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, संघ एवं राज्यों में संबंध, व्यापार के नियम, ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन, वही राष्ट्रपति। हमने ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली, लेकिन प्रस्तावना हमने अमेरिका से ली थी। और हमने संघ सूची, राज सूची अमेरिका से ली थी, लेकिन समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली थी। संघ और राज्य में संबंध, व्यापार के नियम और ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया था। कनाडा से हमने संज्ञानात्मक शक्तियाँ, गवर्नर की नियुक्ति ली थी। संज्ञानात्मक शक्तियों के अंतर्गत सेंट्रल सरकार होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर ज़्यादा होगी स्टेट गवर्नमेंट पावर से। गवर्नर की नियुक्तियाँ, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या क्या चीज़ था? मूल संविधान और आधुनिक संविधान में क्या अंतर है, वो चीज़ को देखते हैं। इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रस्तावना जो पहले थी और प्रस्तावना अभी वो सेम रही, क्योंकि प्रस्तावना में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। पहले जो मूल संविधान था उसमें अनुसूचियाँ 8 थीं, अब आधुनिक संविधान में 12 अनुसूची हो गई हैं।
मूल संविधान में भाग 22 थे और आज 25 भाग हो गए हैं। मूल संविधान में अनुच्छेद 395 थे और आज 466 अनुच्छेद हो गए हैं। मूल संविधान में संशोधन नहीं था और आज 104 संविधान संशोधन हो गए हैं। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। प्रस्तावना को याद करने की 100 SDR ट्रिक है। सो से सोवेरियन, सोशलिस्ट, एस से सेकुलर, डी से डेमोक्रेटिक, आर से रिपब्लिक। इसका हिंदी में मतलब होता है सोवरेन का प्रभुत्व संपन्न, सोशलिस्ट समाजवादी, सेकुलर पंथनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, रिपब्लिक गणतंत्र। और जो गणतंत्र शब्द ये रिपब्लिक था, यह शब्द मैंने फ्रांस से लिया गया था। चलो दोस्तों इसको एक बार फिर से देखते हैं। इसके एक वो होता है जो भारतीय संविधान में उल्लेखित है, भारत एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या गणराज्य है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जस्टेड वर्ड हमने कहाँ से लिया, रूस से लिया या फ्रांस से लिया? हमने ये रूस से लिया था, 1917 की रूस की क्रांति से लिया था। जस्टिस, जी फॉर जस्टिस, न्याय, हमने रूस की क्रांति से लिया था 1917। फिर हमने लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी कहाँ से लिया? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता कहाँ से लिया? इसे हम लेफ कहते हैं। लेफ हमने 1789 फ्रांस की क्रांति से लिया, फ्रांस से हमने लिया। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जलेफी से, और आई से इंटीग्रिटी, अखंडता होता है, जिसे हम ट्रिक जलेफी से याद कर सकते हैं। जे फॉर जस्टिस, एल फॉर लिबर्टी, ई फॉर इक्वलिटी और एफ के लिए फ्रेटर्निटी और आई इंटीग्रिटी। आगे देखते हैं दोस्तों। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये हमने संविधान की प्रस्तावना में 22वां संशोधन 1976 हुआ था, तो उसमें संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द में जोड़े गए थे। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। हमने यहाँ पर संविधान प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं किया था, वर्ष उसमें ये शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। 42वां संविधान संशोधन 1976। इस समय भारत के PM इंदिरा गांधी थी, 1976। जस्टेड वर्ड कहाँ से लिया गया था? रशियन रिवॉल्यूशन, रूस की क्रांति से। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को किस देश ने गिफ्ट किया? फ्रांस ने। इंटीग्रिटी का उदाहरण क्या होता है? अखंडता, मतलब हमारे अखंडता मतलब जिसके खंड ना हो। हमारे देश में कोई भी विदेशी राज्य जुड़ सकता है, लेकिन कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। इसका एक उदाहरण था 1975 ईस्वी में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। फिर से ध्यान रखना, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में भारत का राज्य बना। अखंडता, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। बब्बर खालसा नामक के आतंकी संगठन ने पंजाब को अलग देश खालिस्तान बनाने की मांग की थी, तब उस समय की PM इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलवाकर पूरे मंसूबों को नाकाम करवाया था। हमारे देश का विस्तार किया जा सकता है, लेकिन खंड नहीं होंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ मूल संविधान में 8 थी, अब 12 हैं। प्रथम अनुसूची में भारत राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों के संघ है, इसकी सीमा, निर्धारण, नाम आदि चीज़ों का प्रावधान है प्रथम में। दूसरी अनुसूची में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में प्रावधान या जानकारी है। अनुसूची 3 में शपथ में जो विभिन्न पदाधिकारी, भारत के विभिन्न पदाधिकारी हैं, उनकी शपथ के बारे में है। चौथी, राज्यसभा में जो मेंबर होंगे, राज्यसभा के जो मेंबर होंगे वो राज्यों से चुन के आएंगे, लेकिन किस अनुपात में चुन के आएंगे राज्यों से, तो वो राज्यों की जनसंख्या पर निर्भर करेगा, इसमें प्रावधान था। और 5वीं अनुसूची में ये बताया गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विशेष प्रावधान है। 5वीं अनुसूची में SC ST के विशेष प्रावधान। 6वीं अनुसूची में जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, पूर्वी उत्तरी राज्य हैं, इसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 90% राज्य को संचालनों के लिए योगदान दिया जाता है और 10% राज्य सरकार के माध्यम से। 7वीं अनुसूची में
सातवीं अनुसूची में सातवीं अनुसूची में सूचियाँ शामिल हैं, जिसमें संघ सूची, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जाता है, राज्य सूची राज्य सरकार द्वारा कानून बनाया जाता है, और समवर्ती सूची जो कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी, इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सहमति से कानून बनाया जाता है। संघ सूची में विषय थे, पहले विषय 97 थे, वर्तमान में 100 हैं। राज्य सूची में पहले विषय 66 थे, वर्तमान में 61 हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय पहले थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। क्योंकि जो पहले 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, उस समय शिक्षा, वन, वन्यजीव और नापतोल जो राज्य के विषय हुआ करते थे, 5 राज्य के विषय हुआ करते थे, वो 5 राज्य के विषय को केंद्र सरकार द्वारा समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तब से ये समवर्ती सूची के विषय हैं। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, शिक्षा किसका विषय है, किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। 8वीं अनुसूची भाषा के बारे में वर्णन है या विवरण है। 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में, मूल संविधान में, भारत के मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का वर्णन था या संकलन था। वर्तमान में 22 भाषा वर्णित हैं। यह 22 भाषाओं का जिक्र है। आधुनिक संविधान में अनुसूचियाँ 12 हैं। तो जो 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई थी, चलिए उनके बारे में हम देखते हैं क्रमवार। जो नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी, वो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, जिसमें था भूमि सुधार कानून। एक विशेषता ये थी, 1950 में भूदान आंदोलन चला था विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है। 9वीं अनुसूची संविधान संशोधन 1 1951 भूमि सुधार कानून। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985, जिसमें पीएम थे राजीव गांधी। दल बदल कानून, जो एक पार्टी छोड़कर जो नेता जीत जाते थे वो दूसरी पार्टी में ये चले जाते थे, उसके लिए दल बदल कानून नेता लोगों के लिए था। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992-93, इसमें था पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान। इसमें 29 कार्य क्षेत्र थे। 12 अनुसूची के अंतर्गत जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इसके अंतर्गत 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992-1993 में। नगर प्रशासन या नगरीय प्रशासन जिसमें था का प्रावधान था, उसमें 18 कार्य क्षेत्र थे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और आधुनिक संविधान में 466 ABC फॉर्म में जो जोड़े गए थे बाद में, तो वो टोटल 466 अनुच्छेद हैं। भाग 1 भारतीय संविधान का भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, जिसमें अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, 28 राज्य, और आज 8 यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित राज्य हैं 8। अनुच्छेद 2 बाहरी देश के राज्यों का निर्माण व स्थापना। अनुच्छेद 3 अपने देश के नाम, क्षेत्र, निर्माण व राज्य का गठन देश के अंतर्गत। अनुच्छेद 4 आर्टिकल 2 और 3 के प्रावधान कैसे यूज होंगे। भाग 2 अनुच्छेद 5 और 11। भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आते हैं, जिसमें भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 आते हैं, जिसमें भारत राज्यों का संघ है और उससे संबंधित प्रावधान है। राज्यों का संघ है, उसके अंतर्गत उसके प्रावधान है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 और भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता संबंधी प्रावधान। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4A अनुच्छेद 51A, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिया था? रूस से लिया था। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं।
भाग 3 के मौलिक अधिकार। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अधिकतर जब संविधान से क्वेश्चन पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से दे ही दिया जाता है किसी अनुच्छेद पे क्वेश्चन बनाकर। चलिए दोस्तों देखते हैं। जब पहला एक क्वेश्चन जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत पूछा जाता है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच समानता का अधिकार आता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 आता है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29-30 आते हैं। 31वां अनुच्छेद अब नहीं है, जो पहले था। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उसी में के तहत हटा दिया गया था। अब इसे अनुच्छेद 300A में सम्मिलित या शामिल किया गया संपत्ति का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान की आत्मा, इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, संविधान निर्माणकर्ता के द्वारा। भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए एक एक करके इनके अनुच्छेद के अंतर्गत भी देखते हैं। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 के बीच, जिसमें अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसमें अब बात है, बस जो राष्ट्रपति और राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वो विधि के समक्ष समानता नहीं होती है हमारी तरह। बाकी सभी को अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15 इक्वलिटी, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्मजात आदि के माध्यम से हम भेदभाव नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति से। तो अनुच्छेद 15 में इक्वलिटी के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, अनुच्छेद 16(4) रिजर्वेशन फॉर SC ST, मतलब जो ST SC भाई होते हैं उनके लिए रिजर्वेशन फॉर SC ST के लिए जो अनुच्छेद 16(4) उनको प्रावधान कराता है आरक्षण SC ST के लिए, अनुच्छेद 16(4) के माध्यम से। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, अनटचेबिलिटी, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। जो अनुच्छेद 17 है, वैसे तो मौलिक अधिकारों किसी में भी अनुच्छेद संशोधन नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 17 इसमें बताया गया अस्पृश्यता का अंत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अनुच्छेद 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 18 के तहत। इसमें केवल डॉक्टर और डिफेंस पर्सन ही लोग ही नाम के आगे उपाधियों का नाम लगा सकते हैं, शिक्षा और सेना के लोग। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आता है। अनुच्छेद 19(1) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आज़ादी आते हैं। पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है हमें, पर हम अपशब्द और देश के विरुद्ध कुछ भी नहीं करें या जो देशद्रोह में शामिल हो, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 1 के तहत, और इसमें प्रसारण इसके अंतर्गत प्रेस, विज्ञापन, शांति, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, अगेंस्ट फोन टैप के विरुद्ध, और अनुच्छेद इसमें आते हैं अनुच्छेद 19(2) शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सभा करने की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 19(3) संघ एवं यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(4) भारत संघ में विचरण करने या घूमने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(5) भारत संघ में निवास की स्वतंत्रता, जो अब अपवाद नहीं है। जम्मू कश्मीर पहले अपवाद था, लेकिन अब जो हट गया है। अनुच्छेद 20 अपराध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 अपराध में संरक्षण, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 20 अपराध में संरक्षण। अनुच्छेद 21
प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का अधिकार। ये एक इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार एक इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद। पूछा जाएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 21 के तहत। और एक पूछा जाता है राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो एक मौलिक अधिकार है ये, पहली बात तो राइट टू एजुकेशन, और ये 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, और ये अनुच्छेद 21A के तहत आता है, जो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 86 संविधान संशोधन हुआ था 2002 में के तहत इसे जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी अरेस्ट के संदर्भ में संरक्षण। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी अरेस्ट के संदर्भ में संरक्षण। चलिए दोस्तों अगले देखते हैं। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, इससे पहले जो अनुच्छेद 23 और 24 थे, अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 29-30 सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद 29 के तहत किसी भी सांस्कृतिक भाषा, लिपि एवं रिवाजों को मानने एवं उनका विकास करने का अधिकार। एग्जाम्पल अल्पसंख्यक जैन और बौद्ध धर्म के अपने किसी भी संस्कृति और भाषा लिपि को मान सकते हैं, रिवाजों को मान सकते हैं, उनका विकास भी कर सकते हैं, ये अधिकार है। अनुच्छेद 30 में ये राइट टू गेट एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जैसे मदरसा, अल्पसंख्यक के लिए मदरसा होते हैं, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है अनुच्छेद 30 के तहत। अनुच्छेद 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, ये इम्पोर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों ये एक कोचिंग नोट्स हैं, इसलिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, और मैंने हर कोशिश की है उस चीज़ को उस तरीके से बताने की, और बाकी आप दोस्तों इस वर्ष इसको ऑडियो और वीडियोस देखते जाएं और अपना फास्ट रिवीजन कर लें पॉलिटी के विषय में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। फ्रांस से हमने गणतंत्र रिपब्लिक लिया था, स्वतंत्रता समानता बंधुता लिया था 1789 की फ्रांस की क्रांति से। स्वतंत्रता समानता बंधुता और गणतंत्र भारत की देन है। 0 आवर शून्य काल, जो कि 12 बजे से 1 बजे के बीच होता है, जिसमें विपक्ष पक्ष से क्वेश्चन पूछता है। 0 आवर शून्य आवर, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये भारत की देन है। जापान से हमने विधि की प्रक्रिया ली है, विधि की प्रक्रिया हमने जापान से ली है। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, एक बार हम फिर से देखते हैं इसमें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें हम एक एक अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 19 विचारों की अभिव्यक्ति है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की प्रावधान। विचारों की अभिव्यक्ति, जिसमें 19(1) में आता है सभा, 19 सभा कर सकते हैं, 19(2) में 19(1) में सभा कर सकते हैं, 19(2) में संघ बना सकते हैं, 19(3) में मतलब भारत संघ में घूम सकते हैं, 19(5) में निवास एवं विचरण निवास कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 में अपराध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 में अपराध में संरक्षण होता है। अपराध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 20(1) या अनुच्छेद 20(a) में न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध होने से पहले या उससे आरोपी घोषित नहीं किया जा सकता व्यक्ति को, से पहले न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध होने से पहले व्यक्ति को आरोपी घोषित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20(2) एक अपराध के लिए एक बार सजा का प्रावधान होगा। एक मूवी थी जिसमें अंधा कानून, जिसमें अमिताभ बच्चन पे आरोप होता है कि उसने अमरीश पुरी का कत्ल कर दिया है या उसे मार दिया है, तो उसको सज़ा हो जाती है। लेकिन अमिताभ बच्चन जब अपनी सज़ा काट के आता है तो अमिताभ बच्चन जिंदा होता है, तो उसको वह दोबारा मार देता है, तो उसके लिए अब उसके द्वारा सज़ा नहीं होगी, क्योंकि एक डबल जीओ पार्टी अनुच्छेद 20(2) के तहत कहा जाता है एक अपराध के लिए एक बार का सजा का प्रावधान है। अनुच्छेद 20(3) व्यक्तियों को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अनुच्छेद 21 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21
सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू लिव, जीने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21A इम्पोर्टेंट है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, राइट टू एजुकेशन। ये अनुच्छेद 21A 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत संविधान से जोड़ा गया या संविधान में जोड़ा गया। पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय 2002। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण। अपराध में संरक्षण था अनुच्छेद 20 और गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण 22। 22A गिरफ्तारी से पहले व्यक्ति को उसका अपराध बताया जाना अनिवार्य है। 22B गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को न्यायालय में न्यायाधीश के सामने पेश करना अनिवार्य है। अनुच्छेद 22C गिरफ्तार व्यक्ति को अपने लिए अधिवक्ता वकील चुनने का अधिकार है। राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP अनुच्छेद 36 से 51 के में आते हैं। ये आयरलैंड से लिए गए थे। इनका उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। इसमें कुछ अपवाद थे। 335 पदों पर अनुच्छेद 335 पदों इसमें था पदों पर SC/ST को आरक्षण, जो भाग 4 में नहीं है। ये भाग 16 में विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। और अनुच्छेद 350 से प्रारंभिक शिक्षा का स्थानीय भाषा में प्रारंभिक शिक्षा जो हो स्थानीय भाषा में हो, इसे ऐड किया गया भाग 17 में। 343 से लेकर 351 जो भाग 17 है राज्यसभा का राजभाषा का, उसमें जोड़ा गया। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का विकास एडिट किया गया भाग 17 में राजभाषा। राज्य के नीति निदेशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 के तहत होता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP अनुच्छेद 36 से 51 आते हैं। चलिए इन्हें देखते हैं एक एक अनुच्छेद को। अनुच्छेद 36 नीति निदेशक तत्वों की परिभाषा। अनुच्छेद 36 अनुच्छेद 37 नीति निदेशक तत्वों में संशोधन संसद को राइट है, अधिकार है। राज्य की नीति निदेशक तत्वों में संशोधन व राज्य को राइट है अनुच्छेद 37 के तहत। अनुच्छेद 38 राज्यों के हित के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम चले। राज्य सरकार की ड्यूटी है, ये कर्तव्य है, और आय की असमानता को कम करें अनुच्छेद 38 के तहत। अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन, कर्मचारी को स्वास्थ्य और क्षमता को बनाए रखना। अनुच्छेद 39 से निःशुल्क विधिक अधिकार, ये इम्पोर्टेंट अधिकार है, ये इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। जो नीति निदेशक तत्व का जो अनुच्छेद 40 है वो पंचायती राज का प्रावधान। अनुच्छेद 40 पंचायती राज का प्रावधान क्वेश्चन पूछा जाता है। पंचायती राज प्रावधान का कौन से अनुच्छेद में, यह किस में अंतर्गत आता है? नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 40 है, इसी के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन होता है। स्थानीय स्वशासन का ही भाग है, इसमें लोग हेल्प करते हैं राज्य को चलाने में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अनुच्छेद 41 कार्य पाने का अधिकार, मनरेगा, वृद्धावस्था में बीमा, बेरोजगारी भत्ता। अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 42 कार्य करने की मानवीय दशाएं व न्याय संगत हों, जैसे कि एक दिन में 8 घंटे का काम हो। अनुच्छेद 43 कार्य करने की न्यूनतम मजदूरी दें, राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। एग्जाम्पल गोवा, व्यक्ति हिंदू हो या मुसलमान समान न्याय हो, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। गोवा व्यक्ति हिंदू है मुस्लिम समान नागरिक हो, मतलब उसके लिए समान न्याय मिलेगा, समान सजा मिलेगी। ठीक है, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 45 इम्पोर्टेंट है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 45 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 46 इम्पोर्टेंट है। SC/ST का विकास करना, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में भी राज्य गवर्नमेंट की या राज्य सरकार की ड्यूटी या कर्तव्य है। 47 भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 47 किसी भी खाद्य एवं मानक पदार्थों पर प्रतिबंध, किसी भी खाद्य एवं मानक पदार्थों पर प्रतिबंध। एग्जाम्पल गुजरात, बिहार में जैसे कि शराब बंदी है। किसी भी खाद्य एवं
मादक या मादक पदार्थों पर प्रतिबंध अनुच्छेद 47 के तहत। अनुच्छेद 47 से गाय बछड़े दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध, गोवध नहीं कर सकते। अनुच्छेद 47A। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का विकास, कृषि एवं पशुपालन का विकास अनुच्छेद 48 आता है। इसमें राज्य का कर्तव्य होता है कि वो पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा करे। पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा, कृषि पशुपालन का विकास, ये अनुच्छेद 48 में आते हैं। 48A पर्यावरण का विकास। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय इमारतों स्मारकों की रक्षा, अनुच्छेद 49 भारतीय राष्ट्रीय इमारतों स्मारकों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका न्यायपालिका को पृथक करना, शक्तियों का बंटवारा करना, ये राज्य का नीति से तत्व कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 आंतरिक और बाहरी शांति को कायम रखना, ये राज्य का कर्तव्य है। आंतरिक और बाहरी शांति को कायम रखना राज्य का कर्तव्य है। भाग 4A फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में। हमने मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व में भाग 4A में है। और नीति यहाँ पे जो मौलिक कर्तव्य है फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य आर्टिकल अनुच्छेद 51A है। अडॉप्टेड लिए गए थे रूस से। अनुच्छेद 51A के तहत अनुच्छेद 51A में 42 को जोड़ा गया था। 42 में संविधान संशोधन हुआ था 1976 में को जोड़ा गया था। इस यहाँ पर ये समिति थी स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य 11वीं ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। और ये 11वीं ड्यूटीज़ थी क्या? 11वीं ड्यूटी थी प्रत्येक बच्चे को, अभिभावक को ये कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों का प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करें। प्रत्येक बच्चे के अभिभावक को कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करें। और अक्सर पूछना नहीं जाता है लेकिन फिर भी देख लेते हैं इसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहली क्या कहती है। पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? हमें यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी तिरंगे के बारे में, क्योंकि हमारा तिरंगा से क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी है? हमें हमारी राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए, जैसे संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रीय गान एवं ध्वज राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। हाँ, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय ध्वज की जो फ्लैग रेशियो है, राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। लंबाई 3 अगर मीटर है तो चौड़ाई 2 मीटर होगी। 3:2 में होगी राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई 3:2 में होगी। और इसमें 3 कलर होते हैं जो हम जानते हैं। और इसमें एक चक्र होता है जो अशोक का चक्र है, अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसमें 24 तिलियाँ होती हैं जो प्रगति को दर्शाया जाता है, जो बीच वाले भाग में होता है। उसमें ऊपरी वाले भाग को केसरी नारंगी रंग है और बीच वाला सफ़ेद है और नीचे वाला हरा है। जो हमारा झंडा है, झंडे के जो ऊपरी वाले भाग है केसरी नारंगी, जिसे में जो रंग होता है नारंगी रंग दर्शाता है बलिदान साहस के लिए। नारंगी केसरी रंग दर्शाता है बलिदान साहस के लिए। सफ़ेद शक्ति के लिए, सफ़ेद शांति के लिए, हरा रंग समृद्धि के लिए। और सफ़ेद जो रंग है वो शांति और प्रकृति को और जो चक्र है, चक्र प्रकृति को दर्शाता है और सफ़ेद रंग शांति को दर्शाता है। चलिए दोस्तों, और जो 24 अशोक स्तंभ में जो तिलियाँ थी, जो क्वेश्चन पूछ लिया था 24 तिलियाँ थी। अक्सर राष्ट्रपति से संबंधित हमारे क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं कि कौन से अनुच्छेद में क्या क्या है। जो राष्ट्रपति भाग 5 में आता है और अनुच्छेद 52 से
62 तक आता है राष्ट्रपति। और भाग 5 52 से 151 तक आता है भाग, जिसमें कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, विधायिका होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं राष्ट्रपति। भाग 5 में आता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 से 62 तक आता है। और अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया, जो राष्ट्र यूएसए से लिया गया है। अनुच्छेद 53 कार्य एवं शक्ति, कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 54 निर्वाचन। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की रीति एवं विधि आयरलैंड से ली गई है। अनुच्छेद 56 पदावधि कार्यकाल 5 वर्ष तक होगा। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन, एक व्यक्ति कई बार, तय सीमा नहीं है, कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। यूएसए में 2 बार बनता है मैक्सिमम। अनुच्छेद 58 योग्यता। और अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। अनुच्छेद 60 शपथ। अनुच्छेद 61 महाभियोग। और अनुच्छेद 62 जिसके तहत अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश से मृत्यु या त्यागपद, इस्तीफा या किसी और कारण महाभियोग की वजह से अगर पद खाली हो जाता है राष्ट्रपति का पद, तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो 6 महीने के लिए वो राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और उसके अंतर्गत उसके वो होता है, अधिकार होता है कि वो 6 महीने में, और इस 6 महीने के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। चलिए दोस्तों देखते हैं एक बार फिर से। राष्ट्रपति भाग 5 में आता है, अनुच्छेद 52 से 62 आता है। और अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया, जो पद यूएसए से लिया गया। अनुच्छेद 53 में कार्य एवं शक्ति के बारे में बताया, कार्यपालिका अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 54 निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की रीति एवं विधि होती है, आयरलैंड से ली गई है। अनुच्छेद 56 पदावधि कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन। और अनुच्छेद 58 योग्यता। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। अनुच्छेद 60 शपथ। अनुच्छेद 61 महाभियोग। और राष्ट्रपति को महाभियोग तभी लग सकता है जब किसी भी सदन के 2/3 सदस्य राजी हो, तो 14 दिन के अंतर्गत या तो राष्ट्रपति खुद ही उस पद से इस्तीफा दे दे, या फिर उस 14 दिन के बाद उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चालू की जाएगी, जो राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो पद 52 से लिया जाता है, निर्वाचन 54 से होता है, और शपथ 60 से होती है, और महाभियोग 61 से होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। भाग 5 संघ में आता है ये, और अनुच्छेद 52 से 151 होते हैं संघ के अंतर्गत, और जिसमें राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62 तक होता है। अनुच्छेद 52 में पद है। अनुच्छेद 53 में कार्य शक्ति है। 54 में निर्वाचन है। और अनुच्छेद 61 में महाभियोग है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। अनुच्छेद 72 के तहत इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान देता है। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा विघटन करना या बैठक बुलाना। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा का विघटन या बैठक बुलाना। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाना, संयुक्त अधिवेशन बुलाना, राज्यसभा, लोकसभा, निम्न सदन और उच्च सदन का। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 123 के अध्यादेश जारी करता है, और जिसमें संसद में क्या होता है, बिल आता है तो राष्ट्रपति उस पर, जैसे लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, तो राष्ट्रपति साइन करते तो वो क्या होता है, बिल कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। अगर लोकसभा में पास नहीं हुआ, राज्यसभा में राष्ट्रपति शासन कर रहा है, लोकसभा में पास नहीं हुआ, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, राष्ट्रपति साइन कर दिया, तब भी वो कानून बन जाएगा। और यदि लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति साइन नहीं किए, तो राष्ट्रपति दोबारा पुनर्विचार के लिए दे देता है। और दोबारा अगर उसके पास अगर आता है, बिल आता है, तो उसे दोबारा अब उस पर साइन करना जरूरी हो जाते हैं, अब उसको साइन करना ही पड़ेगा। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह लेता है, सलाह दे सकता है।
और लेकिन राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। 52 में पद आता है, 53 में कार्य में शक्ति आती है, 54 में निर्वाचन आ जाता है, 61 में महाभियोग आ जाता है, अनुच्छेद 72 में क्षमादान आ जाता है, अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन या बैठक बुला सकता है, अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन या बैठक बुला सकता है, राज्यसभा लोकसभा की अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति 143 से सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। उपराष्ट्रपति, यहाँ से कभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते उपराष्ट्रपति से, लेकिन कभी कभी पद के बारे में पूछ लिया जाता है। उपराष्ट्रपति का जो पद आता है अनुच्छेद 63 के तहत आता है, लेकिन इसे पद के लिए या उपराष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति को पद के लिए वेतन नहीं मिलता है, उपराष्ट्रपति के पद के वेतन नहीं मिलता है। और जो पद होता है वो अनुच्छेद 63 में होता है। अनुच्छेद 64 राज्यसभा का सभापति होता है, इसके लिए वेतन मिलता है। राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए इसके लिए वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद का हेड होता है, पीएम होगा। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री हेड होता है पीएम का। पीएम होता है मंत्रिपरिषद का हेड होता है पीएम। अनुच्छेद 74 के तहत अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री के बारे में के लिए संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 75 संसद, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी एक ट्रिक है। सरला से सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। अनुच्छेद 79 संसद का वर्ण है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का वर्ण है, जो उच्च सदन होता है राज्यसभा। और अनुच्छेद 81 लोकसभा निम्न सदन है, जो जनता का लोकप्रिय सदन होता है। ठीक है, फिर से याद कर लेते हैं। सरला से सा से संसद, अनुच्छेद 79, रा से राज्यसभा, अनुच्छेद 80, ला से लोकसभा, अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 100 अध्यक्ष निर्णायक मत, 50-50 वोट हो तो अध्यक्ष निर्णायक मत देता है अनुच्छेद 100 के तहत। अनुच्छेद 105 संसद का विशेषाधिकार होता है। संसद का विशेषाधिकार 105 ये आता है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 105 संसद का विशेषाधिकार 105। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन, लोकसभा राज्यसभा की बैठक बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। जैसे ट्रिक अंग्रेजी 108 कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो ही करता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक पारित होता है, निर्णय इस पर लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। 112 बजट वार्षिक वित्तीय लेन देन का विवरण। अनुच्छेद 112 बजट वार्षिक वित्तीय लेन देन का विवरण है। अनुच्छेद 116 लेखा अनुदान, बजट नहीं होता, ये अलग से पे करना होता है। अनुच्छेद 117 वित्तीय विधेयक। अनुच्छेद 117 वित्तीय विधेयक एक बार हम देख लेते हैं फिर से। जो अनुच्छेद 100 था वो वहाँ पे निर्णायक मत दिया जाता है। अगर कोई लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी चीज़ पर बहस चल रही होती है, उसमें या किसी भी चीज़ पर वोट पड़ते हैं, तो उस पर अगर 50-50 हो जाता है तो उसमें जो लोकसभा अध्यक्ष होता है या स्पीकर होता है उसको वोट डालने का अधिकार होता है। अध्यक्ष को वोट डालने का, निर्णायक मत डालने का अधिकार होता है अनुच्छेद 100 के तहत। अनुच्छेद 105 संसद का विशेषाधिकार होता है। अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राज्यसभा लोकसभा का। अनुच्छेद 110 धन विधेयक के संबंधित प्रावधान होते हैं। अनुच्छेद 112 बजट होता है, वार्षिक वित्तीय लेन देन का विवरण होता है। अनुच्छेद 116 लेखा अनुदान होता है, ये बजट नहीं होता, ये अलग से लेन देन पे करना होता है। अनुच्छेद 117 वित्तीय विधेयक के बारे में सोच लेते हैं। जो 110 था वो धन विधेयक था, 112 बजट था, 116 लेखा अनुदान था, 117 अनुच्छेद वित्तीय विधेयक था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन, एससी का गठन। अनुच्छेद 131 मूल आरंभिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के मूल आरंभिक अधिकार। अनुच्छेद 124 याद रखना, एससी का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन 124 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनर्वलोकन,
अगर कोई बिल आएगा तो उसकी जांच कर सकती है, एक्ट को खारिज कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है। अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनर्वलोकन के माध्यम से। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए इसको ध्यान दें। महान्यायवादी और सीएजी, चलिए देखते हैं। अटॉर्नी जनरल, अनुच्छेद 76 अनुच्छेद अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी पद का वर्ण है, नियुक्ति है, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। ये विधि विशेषज्ञ होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जज या कोई भी एक विधि विशेषज्ञ हो सकता है जो केंद्र सरकार के लिए काम करता है। अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद ये आता है, अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। इसे महान्यायवादी कहते हैं, पद का वर्ण है इसमें। इसकी नियुक्ति पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। यह विधि विशेषज्ञ होता है। जो भी सरकार के केस होते हैं, कानून होते हैं, ये सलाह होती है सरकार के लिए, वो ये महान्यायवादी देता है। अनुच्छेद 76। सीएजी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सीएजी, अनुच्छेद 148 के तहत, अनुच्छेद 139 के तहत ये आय व्यय का लेखा जोखा रखना योग्यता आईएएस ऑफिसर होती है। ये आय व्यय का लेखा जोखा रखता है। अनुच्छेद 148 सीएजी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, घोटाले जैसे होते हैं, सरकारों द्वारा घोटाले होते हैं, जैसे इसमें 2G घोटाले, कोलगेट घोटाले, जो इस पर इन्होंने रिपोर्ट पेश की थी राष्ट्रपति को, ये राष्ट्रपति के अंडर काम करते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148। जिस तरीके से देश में एक राष्ट्रपति का जो पद था वो अनुच्छेद 52 के तहत था, उसी तरीके से और अनुच्छेद 152 परिभाषा है जो उसके लिए राज्यपाल के राज्यों में एक राज्यपाल होगा। भाग 6 राज्यों से संबंधित होता है और जिसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक अनुच्छेद आते हैं। भाग 6 राज्य, अनुच्छेद 152 से 237 तक। अनुच्छेद 152 परिभाषा है। अनुच्छेद 163 राज्यों के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए। अनुच्छेद 154 शक्ति एवं कार्य है। अनुच्छेद 155 निर्वाचन है, नियुक्ति एवं राष्ट्रपति द्वारा। 161 क्षमादान है और राष्ट्रपति क्षमादान देता है 72 के तहत। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मंत्रिपरिषद, राज्य की मंत्रिपरिषद होती है, ये राज्य की मंत्रिपरिषद है। 163 के तहत मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होगा, हेड होगा, वो राज्यपाल होगा। और अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री जानकारी नियुक्ति का, मुख्यमंत्री के संबंधित जानकारी और उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 164 के तहत। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता, सिमिलर एज ए महान्यायवादी केंद्र, जिस तरीके से केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है उसी तरीके से महाधिवक्ता राज्य सरकार की मदद करता है। अनुच्छेद 165 ये भी विधि विशेषज्ञ होता है। राज्य विधानमंडल छोटा रूप संसद का, जिस तरीके से केंद्र में संसद होती है उसी तरीके से राज्य में राज्य विधानमंडल होता है। राज्य विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा, विधान परिषद होती है। राज्य विधानमंडल छोटा रूप है संसद का। अनुच्छेद 168 विधानमंडल जानकारी होती है, विधानमंडल की जानकारी अनुच्छेद 168 के तहत, विधानमंडल की जानकारी अनुच्छेद 168 के तहत आती है। अनुच्छेद 169 विधान परिषद रखना है या हटाना है राज्य को, क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। किसी राज्यों में ही विधान परिषद है, लगभग 7 राज्यों में ही विधान परिषद है। दिल्ली, बिहार और कई राज्य हैं जो उसमें है, 7 राज्य हैं कुल मिला के जहाँ विधान परिषद है। इसमें प्रावधान है अनुच्छेद 169 में विधान परिषद को रखना हटाना 169 के तहत। 170 विधानसभा की संरचना है, 171 विधान परिषद की संरचना है। देश में अब तक 25 हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालय हैं। देश में अभी तक 25 उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए, राज्यों के लिए हाई कोर्ट होना चाहिए। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए हाई कोर्ट होना चाहिए। अनुच्छेद 216 राज्यों में
हाई कोर्ट का गठन है अनुच्छेद 216 में। हाई कोर्ट का गठन है अनुच्छेद 216 में। हाई कोर्ट का गठन अनुच्छेद 231 दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट। 214 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट। 216 में हाई कोर्ट का गठन। 231 में दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट। ये केंद्र राज्य संबंध है अनुच्छेद 249। राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून बनाना। कभी कभी राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 249 के तहत। अनुच्छेद 262 नदी जल विवाद राज्यों में अगर होता है तो अनुच्छेद 262 प्रभावित होता है। नदी जल विवाद राज्यों में होता है और जिसका जो निपटारा होता है वो अंतर्राज्यीय परिषद में होता है, जो अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में आती है। इसकी बैठक कौन बुलाता है? सभी राज्यों के सीएमओ की बैठक पीएम बुलाता है। अंतर्राज्यीय परिषद पीएम हेड होता है, बैठक बुलाता है सभी सीएम की। अनुच्छेद 263। 266 ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ लिया जाता है। भारत की संचित नदी किसमें इस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? 266 भारत की संचित नदी केंद्र के राजस्व रखा जाता है। आकस्मिक नदी 267 अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिक नदी आती है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन ध्यान रखना। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा, इसमें IAS IPS IFS आते हैं। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा। अनुच्छेद 315 UPSC संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंटमेंट करता है इन सभी पदों को, या कहाँ कहाँ किसको किसको अपॉइंटमेंट करना है ये UPSC देखता है। और इनकी प्रोसेस, प्रक्रिया, नियुक्ति और इनके एग्जाम के बारे में सब अनुच्छेद 315 UPSC संघ लोक सेवा आयोग आता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। जो भारत में निर्वाचन होते हैं, जो केंद्र सरकार के निर्वाचन होते हैं, राज्यों में जो निर्वाचन होता है, जो चुनाव होते हैं, वो अनुच्छेद निर्वाचन आयोग देखता है। भारत का निर्वाचन आयोग एक देखता है, ये स्वतंत्र है। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1949 को होता है। 25 जनवरी 1949 को भारत का निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। इलेक्शन कमीशन ये अनुच्छेद 324 के तहत आता है। अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग आता है। अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग आता है। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1949 को निर्वाचन का गठन हुआ और ये अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। SC ST आंग्ल भारतीय, जो अनुच्छेद 330 लोकसभा में आरक्षण, SC ST के लिए लोकसभा में आरक्षण अनुच्छेद 330, 332 विधानसभा में सीट आरक्षित होती है SC ST के लिए 332 और अनुच्छेद 335 सेवाओं पद विशेष आरक्षण दिया जाता है और 338 SC आयोग और 338 ST आयोग। चलिए फिर से देखते हैं। अनुच्छेद 332 लोकसभा में आरक्षण SC ST के लिए, 332 विधानसभा में आरक्षण SC ST के लिए, 335 सेवाओं पदों और विशेष आरक्षण SC ST के लिए और SC आयोग 338 और 338A आर्टिकल में ST का आयोग है। चलिए आगे देखते हैं आंग्ल के बारे में। अनुच्छेद आंग्ल इंडियन के बारे में अनुच्छेद 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण 2 सीट का है। लोकसभा एंग्लो इंडियन का आरक्षण 2 सीट का। अनुच्छेद 331 के तहत और 333 के तहत विधानसभा में आरक्षण एंग्लो इंडियन का है। अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण। अनुच्छेद 340 OBC आयोग आरक्षण है। OBC का अनुच्छेद 340 के तहत OBC आयोग है। राजभाषा, चलिए दोस्तों राजभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। जो अनुच्छेद 341A हिंदी के बारे में बताया गया है। ये दोस्तों इसमें गलत लिख गया है। अनुच्छेद 343(1) अनुच्छेद जिसमें हिंदी को भारत की राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत की राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है 343(1) के तहत। और 343(2) अंग्रेजी सह राज्य भाषा है। भारत की सह राज्य भाषा अंग्रेजी है 343(2) के तहत। अनुच्छेद 343(2) के तहत अंग्रेजी सह राज्य भाषा है और
एक के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है। अनुच्छेद 343 एक के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है, लिपि देवनागरी है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपातकाल या आपात उपबंध। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, बाहरी और आंतरिक सशस्त्र विद्रोह या अटैक होता है तो राष्ट्रीय आपात लगता है। जैसे भारत चीन का युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब राष्ट्रीय आपात लगा था। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। 360 वित्तीय आपात। 352 राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल। 352 राज्यों में राष्ट्रपति शासन। 356 वित्तीय आपातकाल। 360 अनुच्छेद 360। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जामों में। दोस्तों लंबा वीडियो हो गया, मैं भी थक गया हूँ। चलो कोशिश करते हैं ख़त्म करने की। संविधान संशोधन जो कोई प्रक्रिया थी वो अनुच्छेद, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया था। ये अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई थी। अनुच्छेद 370 जो अब खत्म कर दिया गया, जो पहले था, जो जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष राहत और की विशेषता की बात की गई थी। विशेष राहत और रियायत और राहत की बात की गई थी, जो अब ख़त्म कर दिया गया है 2019 से। आर्टिकल 35A भी ख़त्म कर दिया गया और अनुच्छेद 370 भी ख़त्म कर दिया गया है। चलिए दोस्तों ये देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट ही देखना, क्योंकि सब याद नहीं रह पाते हैं। 10 से 15 जो संविधान संशोधन हुए वो याद रखना। 4 संविधान संशोधन तो वो अनुसूची जो संविधान जो जोड़ी गई थी उसमें 4 संशोधन हुए थे। एक तो प्रथम हुआ था, फिर 52 में हुआ था, 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी 9 और 10, 11 और 12। चलो दोस्तों देखते हैं। अब तक संविधान संशोधन 104 हो चुके हैं। यहाँ पे एक तरफ संविधान संशोधन होगा और उस संविधान संशोधन में क्या हुआ, विशेषताएं होंगी। दोस्तों आवाज़ भी बैठ रही है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, भूमि सुधार कानून समीक्षा नहीं होगी, जिसमें भूमि अधिग्रहण कर ली जाएगी। अगर सरकार को ज़रूरत है तो उसमें तुम कानूनी कोई समीक्षा, या जिसमें पहले जो मौलिक अधिकार हुआ करता था कि आप कोर्ट चले जाएंगे, उसमें आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं। प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, भूमि सुधार कानून संबंधी कानून। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। राज्यों के वर्गों की समाप्ति, राज्य के वर्गों की समाप्ति हो गई थी। इसमें 14 राज्य थे उस समय और 6 केंद्र शासित राज्य थे। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होना। 7वां संविधान संशोधन 1956। 31वां संविधान संशोधन 1973। लोकसभा सीट 525 से बढ़कर 545 हो गई, जो अब तक है। 31वां संविधान संशोधन 1973। लोकसभा सीट 525 से बढ़कर 545 हो गई। 36वां संविधान संशोधन 1975। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। ये इम्पोर्टेंट है। एक तो इम्पोर्टेंट तुम्हारा 36वां था, प्रथम था, और 36वां प्रथम संविधान संशोधन वो इस भूमि सुधार कानून संबंधी थे, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 36वां इम्पोर्टेंट है, 1975 सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर इम्पोर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन ये लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976। आपातकाल लागू था। इंदिरा गांधी पीएम थी उस समय, गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की। प्रस्तावना में संशोधन हुआ, ये पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। लघु संविधान कहा जाता है क्योंकि इसमें कई चीज़ें हुई थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें मूल कर्तव्य भाग 4 का, इसमें 51 अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया था, और भाग 4 के में अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया था मूल कर्तव्य। और इसमें प्रस्तावना समाजवादी
पंथनिरपेक्ष अखंडता जोड़ा गया था, जिसमें हमने पढ़ा था प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जोड़ा गया था। राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया था कि अगर वो बिल भेजा जाएगा तो साइन करेगा राष्ट्रपति। मतलब एक बार अगर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन दोबारा साइन करने ही पड़ेंगे। इस तरीके का राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया था। राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया था, बिल पर साइन करेगा ही राष्ट्रपति। और अगला किया था लोकसभा विधानसभा को 6 वर्ष से लेकर जो कार्यकाल होता है लोकसभा राज्यसभा का, लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष से बढ़कर 6 वर्ष कर दिया गया। और जिसमें शिक्षा और वन वाणिज्य नापतोल आदि समवर्ती सूची में थे, उन्हें समवर्ती सूची में कर दिया गया। जो राज्य सूची में थे, शिक्षा, वन वाणिज्य नापतोल आदि जो राज्य सूची में थे, उन्हें समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। और संसद विधानमंडल कोरम समाप्त कर दिया गया। संसद का विधानमंडल कोरम समाप्त कर दिया गया था। संसद और विधानमंडल का, संसद केंद्र में और विधानमंडल राज्य में का कोरम समाप्त कर दिया गया था। कोरम का मतलब होता है विधानसभा लोकसभा में 1/10 सदस्य आए तो बैठक मान्य। दोस्तों, इस समय 1976 में राष्ट्रपति शासन लागू था। इंदिरा गांधी का जो लघु संविधान उन्होंने जो स्थापित किया था 42वें संविधान 1976 में, तो उसके बाद जब सरकार बदली 1978 में, जब जनता सरकार आई, तो वहाँ पे 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 इम्पोर्टेंट है, और 44वां 1978 ये भी इम्पोर्टेंट है हुआ था। तो इसमें इन्होंने क्या करा, जो लोकसभा विधानसभा को पुनः 5 वर्ष कर दिया था, जो उन्होंने 6 वर्ष कर दिया था ना, उसको लोकसभा विधानसभा को पुनः 5 वर्ष कर दिया। राष्ट्रपति को एक बार कैबिनेट के पास पुनर्विचार के लिए भेजना, मतलब भेजा जा सकता है। कोई भी अगर बिल राष्ट्रपति अगर साइन नहीं करना चाह रहा है तो उस पर अगर पुनर्विचार चाहता है तो वो पहले पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन दोबारा उसको साइन करना पड़ेगा। और कोरम व्यवस्था को पूर्ववत रखा। कोरम व्यवस्था जो होती है, जो 1/2 मतलब जो सदस्य हैं अगर वो आएंगे तभी चलेगी। जैसे 525 सदस्य हैं या 545 हैं तो उनका 10% या 1/10 भाग 54 या 55 सदस्य अगर आते हैं, 54.5 हो गया। तो अगर 55 सदस्य आते हैं अगर लोकसभा या विधानसभा में, अगर जो भी टोटल अगर मान लो, तो उसमें तभी वो कोरम पूरा होगा, तभी बैठक मान्य होगी, वरना बैठक मान्य नहीं होगी। तो इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान में मना कर दिया था। ठीक है, तो उस तरीके से इसने क्या कर दिया, कोरम व्यवस्था को पूर्ववत रखा, मतलब बहाल कर लिया फिर से वैसे ही। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया इन्होंने एक काम किया करा, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। अनुच्छेद 300A अनुच्छेद में जोड़ा गया। राष्ट्रपति आपात में जो आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। जो राष्ट्रपति आपातकाल लगता है उसमें जो राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रपति आपात के समय भी निलंबित नहीं किया जाएगा। जो अनुच्छेद 20 में अपराध में संरक्षण होता है, और जो 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 में को राष्ट्रीय आपात के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकेगा। चलिए दोस्तों, अगले देखते हैं। 52वां संविधान संशोधन, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1985 में आया था। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इसके माध्यम से, जिसमें दल बदल संबंधी प्रावधान है। 56वां, ये भी इम्पोर्टेंट है। 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था। गोवा को 25वां राज्य बनाया गया था। 56वां संविधान संशोधन 1987, गोवा को 25वां राज्य बनाया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। लोकसभा विधानसभा में मतदान की आयु जो थी 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन 1989, लोकसभा विधानसभा मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। 69वां संविधान संशोधन 1991, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया जाएगा। 69वां संविधान संशोधन 1991, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992, पंचायती व्यवस्था को वैधानिक दर्जा मिला। ये हमने जोड़ा था क्योंकि जिसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 29 कार्य क्षेत्र थे, भाग 9 में जोड़ा गया। जो 73वां अनुसूची संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, पंचायती व्यवस्था को वैधानिक दर्जा या संवैधानिक दर्जा मिला गया, जिसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 29 कार्य क्षेत्र थे, भाग 9 में जोड़ा गया।
74वां अनुच्छेद, ये भी हमने पढ़ा था। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। शहरी स्थानीय निकायों को वैधानिक दर्जा, जो नगरीय शासन व्यवस्था थी, नगरीय शासन व्यवस्था को 12वीं नगर पालिका भी जिसे कह सकते हैं 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिसमें 18 कार्य क्षेत्र थे, भाग 9A में जोड़ा गया। 84वें संविधान संशोधन 2001 2026 तक लोकसभा विधानसभा सीटों की संख्या को निश्चित कर दिया गया। मतलब जो लोकसभा की सीटें 545 हैं वो 545 रहेंगी। 2026 तक उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। और विधानसभा जैसे यूपी में 403 सीट हैं और उनमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता 2026 तक। 84वें संविधान संशोधन 2001 कहता है, ये इंपॉर्टेंट है। 86वें संविधान संशोधन 2002, इसमें क्या होता है, जो अनुच्छेद 21A जोड़ा जाता है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के तक बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 45, यह भी शिक्षा संबंधित है। 6 से 14 वर्ष का राज्यों का कर्तव्य है, नीति निर्देशक कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्षों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करें। अनुच्छेद 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य है, अभिभावक का कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करें। 91 2003 मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। निम्न सदन में, निम्न सदन लोकसभा सदन होता है, लोकप्रिय सदन होता है, जनता का सदन होता है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए हुए सदस्य जाते हैं लोकसभा में। 91 संविधान संशोधन 2003 मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। निम्न सदन 92वां 92 संविधान संशोधन 2003 8वीं अनुसूची में क्या करा गया, 4 भाषाओं को जोड़ा गया। MBDS बोडो, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली जोड़ी गई। जो मैथिली है वो बिहार की भाषा थी और बोडो नागालैंड असम की भाषा है, और डोगरी ये हिमाचल प्रदेश की भाषा है, और संथाली झारखंड की भाषा है। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। चलिए देखते हैं 100वां संविधान संशोधन 2015 बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण किया गया। बांग्लादेश को भारत ने कुछ भूमि दी 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत। 101वां संविधान संशोधन 2016 101वां संविधान संशोधन 2016 GST, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 101 संविधान संशोधन 2016 GST समवर्ती सूची का विषय बनाया। GST को समवर्ती सूची का विषय बनाया। फर्स्ट राज्य था जो GST को लागू किया वो असम था, सेकंड बिहार था, और अंतिम जम्मू कश्मीर ने जिसने लागू किया GST को। फर्स्ट राज्य बिहार, फर्स्ट राज्य असम, दूसरा बिहार। पहला असम, दूसरा बिहार राज्य था, अंतिम जम्मू कश्मीर था। और जो GST लागू कब हुई थी, 1 जुलाई 2017 को। ये करंट का क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 1 जुलाई, क्योंकि भाजपा सरकार है और भाजपा ने लाई थी GST, तो 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुई थी। 101वां संविधान संशोधन 2016 GST 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी, और ये समवर्ती सूची का विषय है। बाकी के आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये लास्ट टॉपिक है संविधान के प्रमुख भाग, उसके बाद अपना वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए एक बार इसको एक तरीके से रिवाइज टाइप से कर लेते हैं। संविधान के प्रमुख भाग, एक तरफ भाग बताते जाएंगे, उनसे संबंधित क्या क्या चीज़ें प्रावधान है और उन कौन से अनुच्छेद आते हैं उनके अंतर्गत। पहले भाग थे 22 और बाद में आधुनिक में क्या कर रहे थे, 4 जोड़े गए थे और एक भाग को हटा दिया गया था, इसलिए अब भाग 26 नहीं है, 25 भाग हैं। पहले मूल संविधान में भाग 22 थे और अब आधुनिक संविधान में 25 भाग हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। भाग 1, जिसमें भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र आते हैं, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 आते हैं। भाग 2, नागरिकता संबंधी प्रावधान है, अनुच्छेद 5 से 11 आते हैं। भाग 3, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद 12 से 35 आते हैं। भाग 4, नीति निर्देशक तत्व DPSP 36 से 51 आते हैं, अनुच्छेद 36 से 51 आते हैं। और भाग 4A
मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था और ये अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। भाग 5 संघ के अंतर्गत आता है और संघ में अनुच्छेद 52 से 151 आते हैं अनुच्छेद, और भाग 6 राज्य से संबंधित होते हैं। इसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक आते हैं। 7वां भाग निरस्त कर दिया गया था संविधान संशोधन 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत 7वां भाग निरस्त कर दिया गया, जो 7वां अनुच्छेद संविधान संशोधन 1956 के तहत। चलिए दोस्तों, यार थोड़ा दिक्कत हो रही है, चलो फिर भी कंप्लीट करते हैं वीडियो। 8वां भाग, जिसके अंतर्गत, क्योंकि हमने भाग 6 में, भाग 5 में संघ देखा, भाग 6 में राज्य देखा, भाग 7 निरस्त हो गया और भाग 8 संघ और राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित राज्य यूनियन टेरिटरी। भाग 8 में यूनियन टेरिटरी आती है, केंद्र शासित राज्य आते हैं 239 से 242 तक, 239 से 242 तक आते हैं अनुच्छेद। इसमें और भाग 9 जो कि हमने देखी थी, पंचायती व्यवस्था थी और पंचायतें आती हैं या पंचायत का गठन होता है, पंचायत स्वशासन होता है भाग 9 में, और जो अनुच्छेद 243 के तहत आते हैं। और भाग 9A नगर पालिका 343A के तहत, और भाग 9B सहकारी समितियाँ 343B के तहत। फिर से देखते हैं 9 भाग के अंतर्गत, एक तो पंचायती राज का गठन, पंचायती स्वशासन होगा, वो 343 हो जाएगा। इस तरीके से 9A आएगा, भाग 9A आएगा तो उसमें नगर पालिका आ जाएगी और 343A आ जाएगा। और 9B सहकारी समितियाँ आ जाएंगी तो 343B आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं भाग 10, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बारे में बात की गई है। SC ST के बारे में, क्षेत्र के बारे में बात की गई है, जो 244 भाग 10 ST SC के बारे में बात की गई। भाग 10 SC ST के बारे में बात की गई है 244 अनुच्छेद के तहत। भाग 11 संघ राज्य संबंध, जो केंद्र के और राज्य के जो संबंध होंगे वो 245 से 263 के मध्य होंगे, अनुच्छेद 263 के मध्य होंगे। 245 अनुच्छेद 245 से 263 अनुच्छेद के मध्य होंगे। 11वां भाग था संघ राज्य संबंध। चलिए 12वां भाग देखते हैं। 12वां भाग था वित्तीय संबंध। 12वें भाग में वित्तीय संबंध, जो 200 वित्तीय आयोग था हमारा 280 अनुच्छेद 280 के तहत। और भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, जो ट्रेड करेंगे भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, भाग 13 के अंतर्गत। भाग 14 के अंतर्गत इंतकाम सिविल सर्विसेज, भाग 14 के अंतर्गत सिविल सर्विसेज अनुच्छेद है आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवा, और अनुच्छेद 315 UPSC संघ लोक सेवा आयोग, 312 अखिल भारतीय सेवा और 315 UPSC। और भाग 14A ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत था प्राधिकरण, भाग 14A। भाग 16 भाग 16 कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान थे। और भाग 17 भाग 16 था कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान थे, जिसमें SC ST के लिए जो विशेष प्रावधान के बारे में बात की गई, ST SC के लिए विशेष प्रावधानों के बारे में बात की गई। भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई। और भाग जो आता था 17 राजभाषा। और दोस्तों जो भाग 15 रह गया हमारा, वो निर्वाचन आयोग था। भाग 15 में निर्वाचन आयोग 324 से लेकर 329 तक, अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक आता है भाग 15, जिसमें निर्वाचन आयोग 324 से 329 तक आता है। और भाग 16 कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। भाग 17 राजभाषा अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के तहत आते हैं। भाग 17 राजभाषा 343 से 351 के बाद। भाग 18 आपात उपबंध आते हैं 352 से 360, जिसमें 352 राष्ट्रीय आपातकाल,
राष्ट्रीय राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360, जो भारत में अभी तक नहीं लगा है। और 19वां विशेषाधिकार, भाग 19 में विशेषाधिकार आते हैं, जिसमें विशेषाधिकार राष्ट्रपति के लिए दिए गए। राष्ट्रपति और राज्यपाल जो अनुच्छेद 361 के तहत है, जो अनुच्छेद 361 के तहत है, आर्टिकल 361 के तहत के लिए विशेष प्रावधान है। के लिए मतलब जिन्हें छूट दी गई थी ना, जो हमारा जो आता है अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता, इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए विशेष अधिकार है ना, उसी वजह से विधि के समक्ष विशेष अधिकार है इन्हें, आर्टिकल 361 के तहत। और भाग 20 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, और भाग 22 संविधान का हिंदी में प्राधिकृत पाठ। चलिए दोस्तों, लगभग कंप्लीट हो गया अपना ये वीडियो। चलो एक बार दोहरा लेते हैं। इसमें जो भाग 1 है, भाग 1 में अंतर्गत हमारे पास क्या आ जाते हैं, तो भाग 1 के अंतर्गत हमारे भारत संघ राज्यों का क्षेत्र है, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 आते हैं। भाग 2 नागरिकता के बारे में बताता है, जो अनुच्छेद 5 से 11 आ जाते हैं। भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में बताता है, जो अनुच्छेद 12 से 35 आ जाते हैं। मौलिक कर्तव्य के नीति निर्देशकता तो भाग 4 में आता है, और अनुच्छेद 36 से 51 आ जाते हैं। भाग 4A मौलिक कर्तव्य के बारे में जाता है, 51 अनुच्छेद 51A आ जाता है। और भाग 5 संघ के बारे में बताया जाता है, जिसमें अनुच्छेद 52 से 151 आ जाते हैं। भाग 6 राज्य के बारे में बताता है, जो अनुच्छेद 152 से 237 तक आ जाते हैं। भाग 7 निरस्त कर दिया गया था। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र आ जाते हैं। संघ राज्य क्षेत्र, जिसमें यूनियन टेरिटरी कहते हैं, केंद्र शासित राज्य कहते हैं। 339 से 342 आर्टिकल आ जाते हैं। और ठीक है, उसके बाद के अंतर्गत आते हैं। और तुम्हारा जो 9वां था वो पंचायती राज व्यवस्था थी, 343। और 9B में नगरीय पालिका था, तुम्हारा नगर पालिका था। 343A में 343B में सहकारी समितियाँ थीं। और 10वीं में 10वां भाग था तुम्हारा SC/ST के लिए विशेष प्रावधान, 244 के तहत 244 के तहत 10वां भाग था। अनुच्छेद SC/ST के लिए 11वां भाग था संघ राज्य संबंध, संघ और केंद्र का राज्य का जो संबंध था 245 से 263 तक था। और उसके बाद 12 था भाग तुम्हारा वित्तीय संबंध था। भाग 13 भारत के विशेष राज्यों में व्यापार, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, भाग 13। भाग 14 में सिविल सर्विसेज, जिसमें 312 के तहत अखिल सेवा भारतीय सेवा, और 313 UPSC, 312 अखिल भारतीय सेवा, 315 UPSC संघ लोक सेवा आयोग, और 15 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग, 324 से 329 अनुच्छेद, और अनुच्छेद 324 से 329 भाग 15 निर्वाचन आयोग। भाग 16 कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, SC/ST के लिए विशेष प्रावधान, भाग 16। भाग 17 राजभाषा, 343 से 351 तक आते हैं। और भाग 18 आपातकालीन उपबंध, 352 से 360 आर्टिकल तक आते हैं। और भाग 19 कुछ विशेष अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए, जो अनुच्छेद 361 आता है। और संविधान भाग 20 संविधान संशोधन 368। और भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, जैसे अभी कोरोना चल रहा है उसके तहत आता है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। भाग 22 संविधान का हिंदी में प्राधिकृत पाठ। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। ये बस फर्स्ट रिवीजन था। थैंक यू।